प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः अर्णिका ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आजकल हर युवा वर्ग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपनी पारिवारिक या सामाजिक परंपराओं से हटकर अपनी जिंदगी जीने के निर्णय के लिए अपनी क्षमता पर कुछ अधिक विश्वास रखते हैं। हाँ, उनके विचार अपनी दृष्टि से सही हो सकते हैं, क्योंकि एक लड़का या लड़की अगर एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, आपस में मिलना जुलना होता है, दोनों में प्रेम चल रहा है या लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो उन्हें अपनी मनपसंद का जीवन साथी चयन करने का अधिकार है। लेकिन क्या वो जानते हैं कि विवाह के पूर्व का जो प्रेम रहता है, उनकी दृष्टि में वो निस्वार्थ लगता है, बड़ा प्रगाढ़ लगता है। लेकिन क्या विवाह के बाद भी वह प्रेम इसी प्रकार स्थायी रहेगा? तो यही जानने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो मेरा आग्रह है उन सभी युवा और युवतियों से जो आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो कृपया पहले इस वीडियो को देख लें, इसके बाद ही निर्णय लें कि उनका प्रेम विवाह वाकई में सफल होगा। आज के वीडियो में मैं केवल प्रेम विवाह में सफलतम युगों के बारे में बताऊंगा। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रेम विवाह वो सफल होगा या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुक्र प्रेम विवाह का कारक ग्रह है। अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में या 11वें भाव में हो, पहला भाव कौन सा है? एक, पांचवा यह है, सातवां भाव ये है और 11वां ये भाव है। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ है या पांचवें भाव में है या सातवें भाव में है या 11वें भाव में है, देखना केवल इतना है कि इन भाव में शुक्र या तो स्वयं की राशि में हो, 2 या 7 राशि में, इसकी राशि कौन सी है? 2 या 7, या फिर मीन राशि में, ये उच्च की राशि है। अगर 2, 7 या 12 राशि में हो, 2, 7 या 12 राशि में हो, 2, 7 या 12 राशि में। दूसरी राशि वृष है, वो शुक्र की राशि है। 7वीं तुला है, वो भी शुक्र की स्वराशि है। और 12वीं मीन राशि है, उच्च की राशि। अगर 1, 5, 7 और 11 भाव में अगर शुक्र शुभ स्थिति में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या उच्च का है, तो समझिए कि उसका जीवन साथी प्रेमी स्वभाव का होगा और प्राय यह प्रेम विवाह सफल होगा। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम कि 5वें भाव में अगर शुक्र की राशि हो, ये 5वां भाव है, 5वें भाव में अगर शुक्र की राशि हो, यानी 2 या 7, अगर यह राशि 5वें भाव में है, तो इसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र, यानी पंचमें शुक्र हुआ। लेकिन शुक्र कहाँ बैठा हो? लग्न में। शुक्र लग्न में हो वो पंचमें से यानी 5वें भाव का स्वामी, लेकिन लग्न में अगर बैठा है तो निश्चित है कि दो प्रेमी आपस में प्रेम विवाह में के बंधन में बंध जाते हैं, यानी उनका प्रेम विवाह होता है। अगर शुक्र की राशि 5वें भाव में हो, चाहे दूसरी राशि हो या 7वीं, यानी चाहे वृष राशि हो या तुला राशि हो, लेकिन इसका स्वामी जो शुक्र है वो लग्न में बैठा हो, लग्न यानी 1 नंबर नए भाव में, तो दोनों प्रेमी आपस में प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर पंचमें से यानी 5वें भाव का स्वामी इसका और 9वें से यानी 9वें भाव का स्वामी, इसमें जो भी राशि होगी, यहां कोई भी राशि हो सकती है। मान लीजिए 5वें भाव में 8वीं यानी वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी कौन है? मंगल।
और 9वें भाव में सपोज कीजिए कि 12वीं राशि आ गई, क्योंकि 8 यहाँ आ गई तो 9, 10, 11, 12 और 12वीं राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु, यानी मीन राशि का। यानी 5वें भाव में वो पंचमेश और नवमेश। पंचमेश कौन हो गया? मंगल। नवमेश कौन हो गया? गुरु। तो पंचमेश और नवमेश आपस में समसप्तक हो। समसप्तक का मतलब ये है कि एक दूसरे से 7वें भाव में हो। मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा है तो यहाँ से 7वां भाव सीधा उसके सामने पड़ेगा, तो गुरु यहाँ बैठ जाए तो ये समसप्तक हो गया। पंचमेश कौन बना? मंगल। नवमेश कौन बना? गुरु। दोनों समसप्तक है, यानी एक दूसरे से 7वें भाव में है। यहाँ से आप गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये समसप्तक होता है, यानी एक दूसरे से 7वें भाव में हो। लेकिन किंतु चंद्रमा जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब चंद्रमा पीड़ित, मान लीजिए कि चंद्रमा ऐसी जगह बैठा है, क्योंकि इस स्थिति में मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है और 1, 2, 3 इसके साथ में राहु बैठ गया। कहीं भी बैठा हो चंद्रमा, लेकिन उसके साथ में अगर राहु या केतु बैठा है या शनि बैठा है तो उस स्थिति में या फिर वो कृष्ण पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष षष्ठी से लेके शुक्ल पक्ष पंचमी के बीच का हो, तो वो पक्ष बलहीन होता है। तो इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित हो गया। ऐसी दृष्टि में अगर मान लो चंद्रमा पीड़ित है, भले ही यानी पंचमेश और नवमेश यानी मंगल और गुरु आपस में समसप्तक है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, तो दोनों पति पत्नी का वैवाहिक संबंध तो बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेम में कमी रहेगी। अगर मान लो चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो समझिए कि दोनों पति पत्नी बन के वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे। इतना आप ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि लग्नेश का संबंध अगर पंचम भाव या पंचमेश से हो जाए। देखिए लग्नेश का संबंध किससे? अब लग्नेश, मान लीजिए कि लग्नेश यहाँ 4 नंबर की राशि लिखी, तो लग्नेश कौन हो गया? चंद्र। यहाँ पर अलग कर देते हैं। तो लग्नेश का संबंध किससे हो जाए? पंचम भाव या पंचमेश से। अब अगर अपन पंचम भाव को ले लेते हैं तो मान लो कौन हो गया? सपोज कीजिए कि वही 8 राशि लिखी, यानी मंगल हो गया। वृश्चिक राशि का कौन हो गया? मंगल। अब अगर मंगल, लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। ध्यान दीजिए कि लग्नेश चंद्रमा है, पंचमेश कौन हो गया? मंगल। अगर इन दोनों का आपस में संबंध है कहीं, तो संबंध कैसा होता है? या तो दृष्टि संबंध हो, या तो पंचमेश की दृष्टि लग्न पे हो, या लग्नेश की दृष्टि मंगल पर आ जाए, पंचमेश पर। तो मंगल की दृष्टि लग्नेश पर कब आएगी? या तो मंगल यहाँ हो। अगर मंगल 10वें भाव में है तो मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कहाँ पड़ रही है? लग्न पर। ये लग्न पर उसकी चौथी दृष्टि आ रही है, क्योंकि मंगल की 4, 7 और 8वीं 3 दृष्टियां होती हैं। या मंगल यहाँ हो तो सीधी सप्तम दृष्टि कहाँ आएगी? लग्न पर। या मंगल यहाँ हो तो 8वीं दृष्टि आ जाएगी कहाँ? लग्न पर। ध्यान दीजिए, तो अगर मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, 1 नंबर घर पर पड़ रही है, क्योंकि मंगल क्या है? पंचमेश है, 5वें भाव का स्वामी है। तो अगर मान लो मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो ये मंगल का संबंध किससे हो गया? लग्न से हो गया। लेकिन लग्नेश का संबंध अगर मंगल से है तो लग्नेश का संबंध मंगल से कब होगा? मान लीजिए मंगल यहाँ है तो लग्नेश यानी कौन है? चंद्रमा। यहाँ क्योंकि 4 राशि लिखी थी, 4 यानी कर्क, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्र।
अगर चंद्र की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो क्या हो गया कि चंद्रमा लग्नेश है और लग्नेश का संबंध किससे हो जाएगा? पांचवें भाव के स्वामी से। तो दृष्टि संबंध हो गया। अगर चंद्र यहाँ है तो चंद्र की सीधी सीधी सातवीं दृष्टि कहाँ आ गई? मंगल पर। इसका मतलब ये है कि लग्नेश का संबंध पंचमेश से बन रहा है और पंचमेश जो मंगल है उसका दृष्टि संबंध कहाँ बन रहा है? लग्न पर, यानी लग्नेश की राशि पर। इतना ध्यान दीजिए कि पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश का यदि आपस में कहीं दृष्टि या युति संबंध बन रहा है या दोनों एक साथ बैठ जाए मंगल और चंद्र कहीं भी, तो दोनों का युति संबंध हो गया। ऐसी दृष्टि में क्या होता है कि अगर कुंडली में यह योग बन रहा है कि लग्नेश और पंचमेश का आपस में दृष्टि या युति संबंध है, तो दोनों प्रेमी सात्विक और निस्वार्थ प्रेम करने वाले होते हैं। क्या होता है कि दोनों प्रेमी सात्विक और निस्वार्थ प्रेम करने वाले होंगे और इनका वैवाहिक जीवन जो प्रेम विवाह करेंगे वो निश्चित तौर पर सफल होगा। लेकिन यहाँ भी दूसरा पॉइंट क्या है इसी के साथ कि चंद्रमा को पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है। तो वैसे लग्नेश हमेशा, कोई भी लग्नेश हो, यानी लग्न का स्वामी कोई भी होता है वो शुभ माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर मान लो चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हो, यानी जो छठा भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में यहाँ से दृष्टि संबंध कर रहा है, या लग्न चंद्रमा पीड़ित हो, उसके साथ राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, या कृष्ण पक्ष का हो, तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। उस स्थिति में क्या होगा कि अगर दोनों में से किसी एक की कुंडली में यह योग है कि चंद्रमा पीड़ित है, योग तो बन रहा है, तो उस स्थिति में थोड़ी प्रेम में कमी आ जाएगी। प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के बाद दोनों के प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आएगी। ये आप ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि लग्न और लग्नेश। लग्न कौन है? ये पहला भाव लग्न कहलाता है ना, और लग्नेश इस भाव का जो स्वामी होगा तो वो होता है लग्नेश। अगर दोनों में लग्न और लग्नेश दोनों स्थिर राशि में हो, स्थिर राशि कौन कहलाती है? दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि और 11वीं राशि, ये स्थिर राशि कहलाती है। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर राशि होती है 1 नंबर की, 4 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की। स्थिर राशि हो गई दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि और 11वीं राशि। अगर लग्न स्थिर राशि की है और इसका स्वामी भी, अब सपोज कीजिए कि देखो दूसरी राशि है, 5वीं राशि, 8वीं राशि, 11वीं राशि। दूसरी राशि यानी वृष राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। 5वीं राशि यानी सिंह राशि का स्वामी हो जाएगा सूर्य। 8वीं राशि यानी वृश्चिक का स्वामी हो जाएगा मंगल और 11वीं राशि यानी कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। इसका तात्पर्य यह है कि इनमें से कोई भी राशि यहाँ है, अगर सपोज कीजिए कि दूसरी राशि यहाँ है, एक एक राशि, तो दूसरी राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। अगर शुक्र भी कहीं स्थिर राशि में बैठा है, तो जैसे यहां मान लो लग्न क्या हो गई? दूसरी राशि, ये स्थिर राशि हो गई, लग्नेश हो गया शुक्र। अब 2, 3, 4, 5, तो 5वीं राशि कहाँ आएगी? यहां। 8वीं राशि कहाँ आ जाएगी? 5, 6, 7, 8 यहां आ जाएगी। और 11वीं राशि कहाँ आ जाएगी? यहां। लग्नेश शुक्र हुआ क्योंकि दूसरी राशि है, स्थिर राशि है, लेकिन इसका स्वामी जो शुक्र है वो कहीं भी स्थिर राशि में हो, यानी इसका मतलब या तो 5वीं राशि में हो या 8वीं राशि में हो या 11वीं राशि में हो, तो लग्न भी स्थिर हो गई
वो लग्नेश भी स्थिर राशि में हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले होंगे, यानी दोनों में बड़ा सात्विक प्रेम होगा और उनका प्रेम विवाह सफल होगा। इसी प्रकार आप ले लीजिए तो पांचवी राशि, पांचवी यानी सूर्य। सूर्य भी अगर मान लो कहीं स्थिर राशि में है, यानी चाहे दूसरी में या खुद पांचवी में या आठवीं में या 11वीं राशि में, जहां भी होगी, बस यहाँ अगर 5 नंबर लिखा है तो समझिए कि सूर्य लग्नेश है। और सूर्य अगर दूसरी राशि में बैठा है या यहीं बैठा है या 8वीं या 11वीं राशि में बैठा तो वो स्थिर राशि में है। वही फल यह देगा कि दोनों सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले होंगे। अगर मान लीजिए मंगल भी ऐसा ही, अगर मान लो यहाँ 8वीं राशि आ जाए तो ये स्थिर राशि, इसका स्वामी मंगल हुआ। और मंगल भी अगर चाहे 8वीं राशि में बैठा हो, चाहे 5वीं में या दूसरी में या 11वीं राशि में बैठा हो, तो वो स्थिर राशि में हो गया। तो इसका फल भी वही होगा कि दोनों सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले होंगे। शनि भी 11वें नंबर की राशि, अगर यहाँ 11 नंबर लिखा है तो शनि लग्नेश हो जाएगा। वो भी अगर मान लो स्थिर राशि में बैठा है, दूसरी, 5वीं, 8वीं या स्वयं 11वीं राशि में, तो उसका भी फल यही होगा कि दोनों का प्रेम सच्चा रहेगा और प्रेम विवाह प्राय सफल रहेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर मान लो तीसरे, 9वें और 11वें भाव में, तीसरा भाव कौन सा है, ये 9वां है, ये है, और 11वां भाव है। यहाँ से आप गिनेंगे तो तीसरा यह पड़ेगा, 9वां यह पड़ेगा और 11वां। तो तीसरा भाव, 9वां भाव और 11वें भाव में अगर गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं कहीं भी, मान लीजिए यहाँ बैठ गए गुरु और शुक्र, या यहाँ बैठे हैं गुरु शुक्र, या फिर यानी तीसरे भाव, 9वें भाव, 11वें भाव, दोनों में गुरु और शुक्र अगर इनमें से किसी भी भाव में बैठे हों तो समझिए कि उनका जाति में ही विवाह होगा। यानी जो जो दोनों प्रेमी होंगे वो एक ही जाति के हो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर गुरु और शुक्र दोनों तीसरे भाव, 9वें भाव या 11वें भाव में साथ में बैठे हैं तो उनका जो प्रेम विवाह है वो जाति में ही होगा। यानी वो प्रेम करने वाले दोनों प्रेमी एक ही जाति के होंगे। लेकिन अगर गुरु नीच का है, सपोज कीजिए कि गुरु नीच का है कहीं भी, जैसे मान लो तीसरे भाव में, यहाँ अगर मान लो अपन ले लेते हैं 9 नंबर लिखा है यहाँ, यानी धनु राशि, तो 9, 10, 11, 8 नंबर लेते हैं अपन, 8 नंबर लिखा है यहाँ, यानी 8 नंबर की लग्न है, तो 8, 9, 10, तो यहाँ कौन सी तीसरे भाव में कौन सी राशि आ जाएगी, 10। 10 यानी मकर, मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है। ध्यान दीजिए, तो जहां भी यानी 10 नंबर की राशि पड़ती है इनमें से कहीं भी, ये तो भाव लिखे हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ कहीं भी 10 नंबर की राशि पड़ जाती है या यहाँ 10 नंबर की राशि पड़ जाती है और गुरु शुक्र बैठे, तो इसका मतलब गुरु नीच का हो गया। तो जहां भी अगर तीसरे भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में मकर राशि है और साथ में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हैं तो गुरु हो गया नीच का। उस स्थिति में क्या होता है कि एक ही अंतर जातीय विवाह की संभावना बढ़ जाती है, यानी इंटर कास्ट मैरिज होगी। इसी प्रकार 7वें भाव में अगर लग्नेश, 7वां भाव कौन सा है, यह है, अगर लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, इस भाव का स्वामी, ध्यान दीजिए, लग्नेश अगर मान लो 7वें भाव में है, तो सपोज कीजिए कि मान लो अपन शुक्र को ही ले लेते हैं, मान लो यहाँ 2 या 7 नंबर की राशि लिखी है, यानी शुक्र की वृष या तुला, लेकिन शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें भाव में, तो लग्नेश कहाँ बैठ गया, 7वें भाव में। लेकिन इस पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि कब पड़ेगी, या तो शनि यहाँ बैठा हो तो सीधी सीधी 7वीं दृष्टि आ गई उसकी शुक्र पर,
या यहाँ बैठा हो तो तीसरी दृष्टि आ गई उसकी 1 2 3 ये शुक्र पर, ठीक है। या फिर शनि यहाँ बैठा हो तो 10वीं दृष्टि आ जाएगी उसकी, ये हो गया 7 8 9 10। यानी अगर शनि लग्न में बैठा हो तो उसकी सप्तम भाव पर शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी, या वह 5वें भाव में बैठा होगा तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आएगी यानी शुक्र पर, या 10वें भाव में बैठा होगा तो 10वीं दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर पड़ेगी जहां शुक्र बैठा है। उस स्थिति में क्या होगा कि यह भी अंतरजातीय विवाह का योग बनाएगा। यानी अगर जो प्रेम हो रहा है दोनों लड़के या लड़की में, वो अलग अलग कास्ट के होंगे, यानी उनमें अंतरजातीय विवाह होगा, इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। अगर मान लीजिए सप्तमेश, सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी, सप्तमेश कौन अगर कहीं भी बैठा हो, सप्तमेश आप मंगल को मान लीजिए, मान लो यहाँ 1 या 8 नंबर की राशि है, ठीक है ना, तो सप्तमेश कौन हो गया, मंगल। तो सप्तमेश जहां भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, मान लो सप्तमेश कौन हो गया, अगर मान लो ये 1 नंबर राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया है, या 8 नंबर की राशि लिखी तो भी मंगल होगा वृश्चिक का। तो सप्तमेश कहीं भी बैठा हो, उसके साथ शुक्र बैठा हो, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया या मंगल यहाँ बैठ गया, इसके साथ में मान लो शुक्र बैठा है, ध्यान दीजिए सप्तमेश जहां भी बैठा होगा उसके साथ में शुक्र हो और इन दोनों पर राहु या शनि की दृष्टि हो, तो राहु या शनि की दृष्टि, राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो अगर राहु यहां होगा तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि उसकी कहां आ जाएगी, मंगल शुक्र पर। अगर मान लो राहु यहां बैठा हो तो उसकी दृष्टि 7वीं कहां पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 मंगल शुक्र पर। या 9वीं दृष्टि कहां, अगर मान लो राहु यहां बैठा हो तो यहां से 9वां भाव कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि उसकी मंगल शुक्र पर पड़ेगी। इसी प्रकार शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शनि की कौन कौन सी होती है, तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि कहां से पड़ेगी, अगर शनि यहां हो तो 1 2 तीसरी दृष्टि मंगल शुक्र पर पड़ रही है, यानी सप्त मंगल कौन हुआ, सप्तमेश, और साथ में शुक्र है। तो तीसरी दृष्टि अगर मान लो मंगल शुक्र पर शनि की पड़ रही है, या मान लो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो 7वीं दृष्टि अगर मान शनि यहाँ हो तो 7वीं पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, अगर शनि यहाँ हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो तो 10वीं दृष्टि सीधी सीधी मंगल शुक्र पर पड़ेगी। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर इनके साथ में राहु या शनि हो जाए, तो मंगल शुक्र राहु हो गया मान लो यहाँ, या मंगल शुक्र शनि हो गया, तो इसका मतलब है कि अंतरजातीय विवाह का सूचक है। यानी वही स्थिति आएगी कि दोनों प्रेमी अलग अलग कास्ट के होंगे और उनमें प्रेम विवाह संभव होगा, प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बनेगी। आज का वीडियो केवल मैंने प्रेम विवाह के योग बताए कि प्रेम विवाह के योग कब बनते हैं कुंडली में, लेकिन आपको कल का वीडियो तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन युवाओं को, लड़के लड़कियों को बताना चाहता हूं जो वाकई में आपस में प्रेम कर रहे हैं या प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं, तो क्या उनका प्रेम विवाह तो हो रहा है, प्रेम विवाह की योग हमने बता दी, अगर उनकी कुंडली में योग बन रहा है तो हाँ प्रेम विवाह होगा, लेकिन क्या वह प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं। प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो वैवाहिक जीवन है
वो सुखद रहेगा या नहीं, वो प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं, या टूट जाएगा वो विवाह दाम्पत्य जीवन का सुख। तो कृपया कल के वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपके सारे भ्रम दूर हो सके। एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि उस वीडियो को आप देखना चूकना मत। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। मुझे आत्मबल बढ़ता है, आगे की वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगला वीडियो अवश्य देखें, उसका इंतज़ार करें। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।